हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। तो इसी विषय में आज फिर हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं पर, जिसमें हमने पहले बात कर चुके हैं असमिया भाषा, बंगला, उड़िया, गुजराती, मराठी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं पे हमने बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो आज हम बात करेंगे अपने कश्मीरी भाषा पे, जहाँ से हमने छोड़ा था। तो आइए कश्मीरी भाषा से शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ से पढ़ना है हमें। तो हम देखेंगे कि कश्मीरी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। भारत ईरानी भाषा परिवार की दर्द शाखा से कुछ विद्वान इसे संस्कृत से भी जोड़ते हैं। 13वीं सदी से साहित्यिक रचनाएं शुरू शैव और सूफी प्रभाव के साथ, मतलब कि कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी का जन्म है ये भारत ईरानी भाषा परिवार की दर्द शाखा से हुई है। जब आप भारतीय आर्य भाषाओं को पढ़ेंगे तब आप जैसे जैसे आपकी जो सेमेस्टर में, जैसे कि इस बार भाषा पढ़ना है आपको, भाषा विज्ञान, आगे फिर आपको भाषा का पेपर लगेगा। फिर आप अगर 4th ईयर करोगे तो उसमें भी आपको एक भाषा का पेपर लगेगा। तो जैसे जैसे अभी आपका जो भाषा विज्ञान है इसमें आपको बहुत बेसिक चीज़ पढ़नी है, और जो भाषा परिवार है ये आपको अगले सेमेस्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसे संस्कृत से भी जोड़ते हैं। 13वीं सदी से इसमें साहित्यिक रचनाएं शुरू हुई जिनमें शैव और सूफी विचार का प्रभाव था। क्षेत्र और बोलने वाले लोग, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और डोडा, यहाँ पे बोला जाता है। और भारत में बोलने वाले लगभग 31 यहाँ पे लाख इसे लोग बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे 3.17 मिलियन के आसपास है, और भारत में 0.51%। और इसका जो स्थान है इस भाषा का, कश्मीरी भाषा का, ये हमारे भारत में 12वें स्थान पे आता है और जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। आगे बात करेंगे लिपि पे। शारदा लिपि जो प्राचीन फारसी और देवनागरी है। 14वीं सदी से फारसी लिपि का प्रचलन शुरू हुआ, मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मतलब कश्मीरी है, कश्मीरी साहित्य, ये शारदा, फारसी और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बाद में जो फारसी लिपि, मतलब फारसी लिपि का जो प्रचलन था ये 14वीं सदी से शुरू हुआ इसमें। अब हम इसके काल विभाजन पर बात करेंगे कि प्रारंभिक काल 13वीं सदी से अब तक 13वीं सदी तक माना गया था। और जो प्रमुख विषय वस्तु क्या थे इसमें, मतलब किस अपनी रचनाओं में जो लेखक थे, रचनाकार थे, वो किन विषयों पर लेख लिखते थे, रचनाएं करते थे। तो शैव दर्शन, रहस्यवाद और भक्ति पर बात किया करते थे। और जो इसमें जो इसकी विशेषता है, सिद्धिकंठ का महान प्रकाश कश्मीरी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, शैव मत पर आधारित है। मतलब कि जो सिद्धिकंठ का महान्य प्रकाश है ये कश्मीरी साहित्य का पहला ग्रंथ के रूप में उभरा और शैव मत पर आधारित है। यानी कि जो शैव और वैष्णव धर्म मतलब के लोग होते हैं, तो जो कश्मीरी साहित्य है यहाँ पे शैव विचारधारा को मतलब उन शैव धर्म को मानने वाले लोग हैं। आगे है इसमें प्रमुख रचनाकार है सिद्धिकंठ। आगे हम बात करेंगे मध्यकाल, 14 से 18वीं सदी इसका समय है। और इसमें जो प्रमुख विषय वस्तु क्या था, ये है सूफी और वेदांती रहस्यवाद, निर्गुण भक्ति और सामाजिक समन्वय पर जोर दिया गया था। मतलब कि जो सूफी और वेदांती विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। और इसकी विशेषता है लल्लेश्वरी और शेख नूरुद्दीन ने वाक, जो आप आगे पढ़ेंगे, जो लल्लत के पद हैं, क्योंकि वो कश्मीर के कवित्री हैं। तो वाक का मतलब होता है पद, जैसे हम कहते हैं ना कि पहला पद, दूसरा पद, तो ऐसे कश्मीर में पद को वाक बोलते हैं। जो आपके मुझे जहाँ तक याद है कि आपके 3rd यूनिट में आपको पढ़ना है लल्लत के पद, तो वहाँ पे आपको वाक शब्द मतलब सुनाई देगा। आगे है मुद्रित के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया। प्रमुख रचनाकार लल्लेश्वरी, जो लल्लद है उनका ही नाम है।
और शेख नूरुद्दीन और रूप भवानी। मतलब यहाँ पे जो इसका जो विशेषता है, खासियत है, इसमें सामाजिक समन्वय और यहाँ पे जो निर्गुण भक्ति शाखा है उस पर जोर दिया जाता है। आगे है आधुनिक काल, जो 19वीं सदी से अब तक समय 19वीं सदी है। अब प्रमुख विषय सामाजिक चेतना, प्राकृतिक प्रेम, आधुनिक विचार। विशेषता है परमानंद और मास्टर जिंदा कौल ने आधुनिक काव्य को समृद्ध किया, अशांति के बावजूद साहित्यिक रचनाएं जारी की। मतलब यहाँ पे जो सामाजिक चेतना है, प्रकृति के यहाँ पे प्रति प्रेम का मतलब व्यक्त किया गया है, और आधुनिक विचार, कश्मीर की अशांति के लिए बीच साहित्यिक रचनाएं रची गई। इसमें प्रमुख जो रचनाकार हैं परमानंद, मास्टर जिंदा कौल, अब्दुल अहमद आज़ाद, ये कश्मीरी रचनाकार के रूप में उभरे। अब हम बात कर लेते हैं रचना उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं रचनाकार के। सिद्धिकंठ इनका है महानय प्रकाश शैव ग्रंथ काव्य संग्रह है। लल्लेश्वरी का वाक भक्ति, यहाँ पे कविताएं, रहस्यवादी पद। मास्टर जिंदा कौल सुमिरन, कश्मीरी गीत, भक्ति कविताएं। अब कश्मीरी साहित्य की विशेषताओं पे नजर डालेंगे कि कश्मीरी साहित्य में शैव और सूफी दर्शन का अनूठा समन्वय है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सिद्धिकंठ ने महानय प्रकाश से शैव दर्शन को स्थापित किया, कश्मीरी साहित्य का आधार बनाया। लल्लेश्वरी ने वाक में निर्गुण भक्ति और वेदांत को व्यक्त किया, सामाजिक समन्वय को बढ़ाया। आगे है मास्टर जिंदा कौल ने सुमिरन से अधिक कश्मीरी काव्य को समृद्ध किया, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कश्मीर का साहित्य है ये शैव धर्म और सूफी दर्शन का एक अनूठा मेल बन के आया है, और जो सिद्धिकंठ हैं उन्होंने शैव दर्शन को स्थापित किया, और जो लल्लेश्वरी हैं जो आपके लल्लत के पद लगे हुए हैं उन्हीं की बात की जा रही है कि जो उनका वाक है, उनके पद है, उनकी कविताएं हैं, उनमें निर्गुण भक्ति और सामाजिक एकता को बढ़ावा मतलब नजर आता है। और मास्टर जिंदा कौल ने सुमिरन से अधिक कश्मीरी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की, जिसे उनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिंधी साहित्य का परिचय, मतलब कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, क्षेत्र और लिपि, विशेषताएं क्या है, रचनाकार कौन है। तो आइए शुरू करते हैं उत्पत्ति। ब्रांज्ड अपभ्रंश से सिंधी की उत्पत्ति हुई है। सिंधु नदी क्षेत्र की प्राचीन बोली से विकास। 10वीं सदी से साहित्यिक रचनाएं सूफी और वेदांती प्रभाव के साथ हुई थी। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिंधी भाषा का उद्भव है वो सिंधु नदी के क्षेत्र की प्राचीन बोलियों से हुआ, जो ब्रांज्ड अपभ्रंश से विकसित हुआ। ये 10वीं सदी से साहित्यिक रचनाओं के रूप में सामने आई, जिसमें सूफी और वेदांती विचारों का प्रभाव रहा। यानी कि जो इसमें साहित्य का कार्य शुरू हुआ वो 10वीं सदी के आसपास मतलब लेखनी स्टार्ट हो गया था। अब हम देखेंगे क्षेत्र और बोलने वाले लोग। भारत में पंजाब, दिल्ली, मुंबई, अजमेर और पाकिस्तान का सिंध प्रांत में बोली जाती हैं। बोलने वालों की संख्या मतलब यहाँ पे 2.04 मिलियन, मतलब कि लगभग 20 लाख के आसपास में, और परसेंटेज में 0.33 है। और लिपि है लांडा, प्राचीन, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी। भारत में मुख्यतः देवनागरी है। मतलब कि इसके जो पहला जो लिपि था वो था लांडा और फारसी लिपि में लिखी जाती थी, पर अब भारत में मुख्य रूप से देवनागरी और पाकिस्तान में फारसी लिपि का उपयोग होता है सिंधी साहित्य के लिए। काल विभाजन में हम देखेंगे कि पहला जो है प्रारंभिक काल, जिसका समय है 10वीं से 15वीं सदी। प्रमुख विषय लोक कथाएं, प्रेम और वीर रस, प्रारंभिक सूफी चिंतन। विशेषता महाभारत का अनुवाद, प्राचीनतम ग्रंथ और लोक कथाएं जैसे
ससुई पुनः विकसित, मतलब कि कहा जा रहा है कि जो लोक कथाएं, प्रेम और वीर आस्था, सूफी चिंतन था, उन पे प्रारंभिक काल में रचनाएं हुई, मतलब लिखा गया। और विशेषता जो महाभारत का अनुवाद सबसे पुराना ग्रंथ ससुई और पुनहुन जैसी प्रेम कथाएं लोकप्रिय हुई। प्रमुख रचनाकार अज्ञात रचनाकार है महाभारत के अनुवादक। आगे है मध्यकाल, जिसका समय है 16वीं से 18वीं सदी। इसमें प्रमुख विषय वस्तु क्या था, मतलब जिस पे लेख होते थे, रचनाएं किए जाते थे, लिखे जाते थे, वो था सूफी रहस्यवाद, प्रेम कथाएं, वेदांती दर्शन। विशेषता है शाह अब्दुल लतीफ ने शाह जो रिसालों से सूफी काव्य को चरम पर पहुंचाया। काजी काजन ने प्रारंभिक सूफी स्वर दिए, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सूफी रहस्यवाद है, प्रेम कथाएं हैं, उन पे जोर दिया गया था। और जो शाह अब्दुल लतीफ हैं, उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से सूफी काव्य को शिखर पर पहुंचा दिया, मतलब उच्च स्थान तक पहुंचा दिया। और काजी काजन ने शुरुआती सूफी विचार दिए थे, मतलब कि जो सूफी विचारधारा है यहीं से शुरू हुआ था। प्रमुख रचनाकार काजी काजन, शाह अब्दुल लतीफ, यहाँ पे सचल सरमस्त है। आगे है आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक। प्रमुख विषय नवजागरण, सामाजिक सुधार, वेदांती और सूफी विचार। जैसा कि अभी तक हमने जितने भी भाषा पढ़ा, उसमें हमने आधुनिक काल में जो विचारधारा प्रवाह हो रहा है, सब में नवजागरण, सामाजिक सुधार पे भी बात किया जा रहा है। इसमें भी यही नज़र आ रहा है कि जो हमारा समाज सुधार है, नवजागरण है, किस प्रकार से जो सूफी और वेदांती विचारधारा थे उसे मतलब लिखा गया था। आगे विशेषताएं हैं साधु नवल राय और दयाराम ने समाज सुधार और वेदांती काव्य को बढ़ाया। लेखराज और राम पंजवानी ने आधुनिक सूफी रंग जोड़ा, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो समाज सुधार और भक्ति काव्य को बढ़ावा दिया गया था। और लेखराज और राम पंजवानी ने आधुनिक सूफी रचनाएं लिखी थी। और इसमें प्रमुख रचनाकार कौन है? साधु नवल राय, दयाराम निडमत और लेखराज अजीज। इसमें देखेंगे रचनाकार कौन है और उनकी जो मुख्य रचनाएं क्या हैं। शाह अब्दुल लतीफ, शाह जो रिसोलो, सूफी बैत प्रेम कथाएं, सचल सरमस्त, सूफी कविताएं, रहस्यवादी पद और सामाजिक काव्य पे इन्होंने लिखा। और दयाराम निडमत, यहाँ पे खट्यम मतलब अनुवाद और सूफी पद भक्ति कविताएं इन्होंने रचा था। अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं उसे देख लेते हैं। सिंधी साहित्य में सूफी और वेदांती समन्वय, प्रेम कथाओं और रहस्यवाद का गहरा प्रभाव। शाह अब्दुल लतीफ ने शाह जो रिसालों में प्रेम और सूफी दर्शन को अमर किया, सिंधी साहित्य को पहचान दी। सचल सरमस्त ने रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक सुधार और रहस्यवाद को बढ़ावा दिया। दयाराम निडमत ने आधुनिक काल में वेदांती और सूफी विचारों को समृद्ध किया, खटमय का अनुवाद किया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सिंधी साहित्य है इसमें सूफी और वेदांती विचार मतलब जो विचार है उनका मिश्रण है। और यहाँ पे जो शाह अब्दुल लतीफ हैं उन्होंने अपनी रचनाओं से सिंधी साहित्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। और सचल सरमस्त ने रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक चेतना जगाई अपनी रचनाओं के माध्यम से। और दयाराम निडमत ने आधुनिक काल में वेदांती और सूफी विचारों को समृद्ध किया। अब हम बात करेंगे मैथिली साहित्य पर, मतलब कि मैथिली भाषा का क्या साहित्य रहा, इसका उत्पत्ति, क्षेत्र, लिपि और काल विभाजन पे बात करेंगे। मगधी अपभ्रंश से केंद्रीय रूप से मिथिला क्षेत्र की प्राचीन बोली से विकास हुआ। 14वीं सदी से साहित्यिक रचनाएं और भक्ति और प्रेम काव्य के साथ, मतलब कि जो मैथिली है, मैथिली भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और मिथिला क्षेत्र जैसे मिथिला क्षेत्र अर्थात जो बिहार में है, बोली से उभरी। 14वीं सदी से इसके साहित्य में भक्ति और प्रेम काव्य दिखाई देते हैं, यानी कि जो इसका साहित्य है ये 14वीं सदी से शुरू हुआ। अब हम देखेंगे क्षेत्र और बोलने वाले लोग। बिहार, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर,
उत्तरी मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया यहाँ पे बोला जाता है मगधी, मतलब मैथिली। और नेपाल का रोहताहट और सल्लाही सप्तरिंग और मोरंग में बोली जाती हैं। और इसे बोलने वाले लोग कितने हैं, यहाँ पे 10.26 मिलियन, मतलब कि यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के आसपास के लोग हैं जो ग्रियर्सन के अनुसार थे। लिपि में हम बात करेंगे मैथिली, जो मिथिलाक्षर, कैथी और नागरी है। साहित्यिक रचनाओं में मुख्यतः नागरी है, मतलब कि जो इसका जो साहित्य में जो रचनाएं की गई थी, यानी कि साहित्य के लिए जो लिपि का प्रयोग था वो नागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। अब हम इसका काल विभाजन देखेंगे कि किस प्रकार से बांटा गया था मैथिली साहित्य को। पहला है प्रारंभिक काल, 14वीं से 16वीं सदी, समय 14 से 16वीं सदी तक है। विषय वस्तु क्या था, भक्ति, प्रेम और यहाँ पे पौराणिक कथाओं पर जोर दिया गया था। विशेषता है ज्योतिरेश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर प्राचीनतम ग्रंथ है। विद्यापति ने भक्ति और श्रृंगार रस को समृद्ध किया, मतलब कि यहाँ पे जो विद्यापति हैं उन्होंने भक्ति और प्रेम काव्य को समृद्ध किया। और जो वर्ण रत्नाकर है वो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है मैथिली साहित्य का। और इसमें जो प्रमुख रचनाकार हैं वो हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर, विद्यापति, उमापति। आगे है मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय है 17 से 18वीं सदी। प्रमुख विषय भक्ति, सामाजिक चेतना और श्रृंगार पर बात की गई है, इन पर जोर दिया गया था लेखनी में। आगे विशेषता है महीपति और शंकरदेव ने भक्ति और एकांकी को बढ़ाया। लोक और साहित्यिक समन्वय, मतलब कि यहाँ पे जो महीपति और शंकरदेव हैं उन्होंने भक्ति और एकांकी को बढ़ाया, मतलब कि एक तरह से अपनी लेखनी में उनको उच्च स्थान प्राप्त कराया, अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और लोक और साहित्य का मिश्रण सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। इसमें रचनाकार है महीपति, शंकरदेव, साहेब रामदास। आगे है आधुनिक काल, जो 19वीं सदी से वर्तमान यानी कि अब तक का माना जाता है। प्रमुख विषय नवजागरण, सामाजिक सुधार, आधुनिक भाव बोध। विशेषता है यहाँ पे चंदा झा और हरिमोहन झा ने आधुनिक काव्य और गद्य को समृद्ध किया, खड़ी बोली में भी रचनाएं की। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चंदा झा और हरिमोहन झा हैं उन्होंने काव्य और गद्य को, मतलब जो अपनी कविताएं थी, जो गद्य विधाएं थी, उन्होंने एक उसका स्वरूप प्रदान किया, उसका विकास किया और खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं करने लगे। प्रमुख रचनाकार चंदा झा, यहाँ पे तंत्रनाथ झा और हरिमोहन झा। अब हम देखेंगे प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। ज्योतिरेश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, सामाजिक चित्रण, काव्य संग्रह। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। हरिमोहन झा, खट्टा मीठा, कन्यादान, मिथिला दर्शन। विशेषताएं देखेंगे। मैथिली साहित्य में भक्ति और श्रृंगार रस का प्रभुत्व है, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का आधार है। मतलब कि मैथिली साहित्य है जो वो भक्ति और श्रृंगार रस पे मतलब जोर देता है, उनमें भक्ति और श्रृंगार की प्रधानता देखी जाती है। आगे है यहाँ पे ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर से मैथिली को साहित्यिक आधार दिया, सामाजिक चित्रण किया, यानी कि अपनी रचना के माध्यम से इन्होंने समाज का चित्रण किया। विद्यापति ने भक्ति और प्रेम काव्य को चरम पर पहुंचाया, पदावली से मिथिला की पहचान बनाई। मतलब कि यहाँ पे जो विद्यापति हैं, विद्यापति की जो पदावली है, उन्होंने भक्ति और प्रेम काव्य को नई ऊंचाई प्रदान की और जो मिथिला जो क्षेत्र है उसे भी एक मतलब उच्च स्थान प्राप्त कराया। हरिमोहन झा ने आधुनिक गद्य और काव्य में सामाजिक मुद्दों को उठाया, मिथिला संस्कृति को उभारा। यहाँ पे हरिमोहन झा ने आधुनिक काल में जो सामाजिक मुद्दे थे, यानी कि समाज व्यवस्था किस प्रकार से थी, सामाजिक परिवेश में जो मुद्दे थे, उन्हें सभी के समक्ष ले आए और जो मिथिला संस्कृति है उसे सभी के समक्ष उजागर किया। अब बात करेंगे हम तमिल साहित्य के ऊपर कि तमिल साहित्य क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है।
द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से साहित्यिक स्वरूप स्थापित है और तमिल शब्द का अर्थ मधुर या मधु के समान भाषा तेन और मोली और तोलकाप्पियम में इसका उल्लेख है। मतलब कहा जा रहा है कि जो तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषा है और इसका जो साहित्य है ईसा पूर्व के तीसरी सदी से शुरू हुआ और तमिल का जो अर्थ है वो होता है मधुर भाषा और तोलकाप्पियम सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ माना जाता है तमिल भाषा का। अब हम बात करेंगे क्षेत्र। तमिलनाडु, उत्तरी श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस यहाँ पे बोली जाती है और लगभग 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ के आसपास बोलने वाले हैं। और तमिलनाडु और पौंडुचेरी की राजभाषा है। लिपि है वट्टेलुंतु कुलाक्षर लिपि, प्राचीन काल से प्रचलित है। आगे हम बात करेंगे इसका जो काल विभाजन किस प्रकार से हुआ था। पहला है संघ पूर्व काल जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले का है और प्रमुख विषय जो रहा है वो प्रारंभिक काव्य, लोक मंगल और प्रकृति प्रेम पे जोर दिया गया है। और इसमें जो विशेषता है प्रथम और द्वितीय संघों का इतिहास अधिकांश नष्ट और क्वाटपूरम साहित्यिक केंद्र है। मतलब कि इस काल का ज्यादातर साहित्य नष्ट हो चुका था और जो क्वाटपूरम साहित्यिक केंद्र था मतलब इस संघपूर्व काल में प्रमुख रचनाकार थे अगन्त्यार नार। और आगे बात करेंगे हम संघकाल जो दूसरा कालखंड है इसका ईसा पूर्व 5वीं सदी से दूसरी शताब्दी तक है। प्रमुख विषय है अहम अर्थात प्रेम, पूर्वम युद्ध, मृत्यु और प्रकृति पर बात की गई है। और यहाँ पे जो विशेषता है वो है तोलकाप्पियम अर्थात व्याकरण, तो के 8 संकलन और पंतुपाटु 10 गीत। माफ करिएगा थोड़ी सी ये जो भाषा है जो शब्द है थोड़े क्योंकि ये साउथ के शब्द है तो हम रेगुलर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी, उससे आप सभी देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं PDF दे दूंगी, आप और अपनी आसान भाषा से आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं जितना मुझे मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो थोड़ा आप साथ देते रहिए, आप लोग यूँ ही बने रहिए ताकि आप लोगों की जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। आगे इसमें हम बात करेंगे जो प्रमुख रचनाकार है तोलकाप्पियर और संगम कवि हैं। अगला जो इसका खंड है मतलब कालखंड है वो है संघोत्तर काल जो दूसरी और 6वीं शताब्दी की बात की जा रही है। इसमें इसका जो विषय था नीति, भक्ति और सामाजिक न्याय पर और विशेषता है तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले जैसे महाकाव्य और नीति साहित्य हैं। प्रमुख रचनाकार है तिरुवल्लुवर इलंगो अडिगल जो मतलब इस समय के जो रचनाकार थे। आगे है भक्ति काल जो 6वीं से 9वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। प्रमुख विषय था शैव और वैष्णव भक्ति, आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया था। मतलब कि यहाँ पे जो शैव भक्त और वैष्णव भक्त थे और आध्यात्मिकता यानी कि ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, मतलब जो बाहरी आडंबर है, बाहर मोह माया की मतलब बात छोड़ के वो ईश्वर में विलीन होने की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, इन सब पे जोर है। विशेषता है तिरुमर अर्थात शैव, दिव्य प्रबंधन, वैष्णव, नयनमार और अलवावर कवियों का योगदान था इसमें। और प्रमुख रचनाकार हैं नयनवार रहेंगे और अलवार हैं। आधुनिक काल जो 19वीं सदी से अब तक माना जाता है। इसका जो प्रमुख विषय है नवजागरण, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक सुधार। क्योंकि हमारे भारत में जब नवजागरण आया था तो सभी साहित्य जितने भी साहित्य हैं, जितने भी भाषा हैं, वो अपने साहित्य में नवजागरण, राष्ट्र प्रेम और जो सामाजिक सुधार के लिए रचनाएं लिखे ताकि हर एक
क्षेत्र के लोग इसमें अपना सहयोग कर पाए, अपने खुद जागरूक हों, ताकि अपना जो युद्ध है वो स्वयं लड़ सके, स्वयं आंदोलन करें। तो इसलिए जो आधुनिक युग है, 19वीं शताब्दी का जो समय है, उसमें नवजागरण पे, राष्ट्रीय चेतना पर, सामाजिक सुधारों पर मतलब खुलकर जोर दिया गया था। आगे है इसमें विशेषता में गद्य, उपन्यास, नाटक। सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया, जैसे कि हमने पहले ही कविता पढ़ा था सुब्रमण्यम भारती जी की स्वतंत्रता का गान, जिसमें वो एक तरह से कहते हैं कि सभी आओ नाचो, मतलब क्योंकि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम आज़ाद हो गए हैं उन अंग्रेजों से, अब हम सब मतलब खुल के नाचेंगे, गाएंगे। तो एक तरह से ये स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहे हैं। और इस समय के जो प्रमुख मतलब रचनाकार हैं, जो कवि हैं, सुब्रमण्यम भारती जी। अब हम इधर जो रचनाकार हैं और जो उनकी रचनाएं हैं उस पर बात करेंगे। तिरुवल्लुवर, जिनका रचना है तिरुकुरल नीति काव्य, कुरल संग्रह। इलंगो अडिगल है, जिनका है सिलप्पदिकारम, पुकार, मदुरै। और कंबन है कंब रामायणम, बालकांड, युद्धकांड। इसकी हम विशेषता देख लेते हैं। तमिल साहित्य लोक मंगल, भक्ति और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। अहम और पूरम शैलियाँ इसकी आधारशिला है। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल में धर्म, अर्थ, काम को नीति के साथ जोड़ा, जिसे तमिल वेद कहा जाता है। इलंगो अडिगल ने सिलप्पदिकारम में स्त्री शक्ति और सामाजिक न्याय को उभारा है। कंबन ने कंब रामायणम में तमिल सौंदर्य और भावनाओं का समन्वय कर महाकाव्य को नई ऊंचाई प्रदान की। मतलब कि यहाँ पे जो तमिल साहित्य है उसमें लोक मंगल की बात की जाती है, भक्ति और सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है। और यहाँ पे जो तिरुकुरल है, जो उन्होंने की रचना है, वो धर्म, अर्थ, काम और नीति के साथ जुड़ा है। और जो यहाँ पे मतलब इलंगो अडिगल है, वो कहते हैं कि जो स्त्री शक्ति है वो अपनी रचनाओं में स्त्री शक्ति को उभारते हैं, जो सामाजिक न्याय है उन्होंने उसे उभारा है। आगे जो कंबन है, उन्होंने कंब रामायणम में तमिल साहित्य को नई मतलब ऊंचाई प्रदान की। एक तरह से उन्होंने जो इनका अपना महाकाव्य है, इन्होंने अपने तमिल साहित्य को एक उच्च स्तर प्रदान किया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आगे जो आपके 3, 4 और 3 जो भाषाएं रह गई हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू।